घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसका उद्देश्य क्या था? पहली चीज क्या देखना है, उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए ये आया। घर के अंदर होने वाली हिंसा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, आर्थिक भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा में मारपीट, यौन उत्पीड़न, सभी तरह की हिंसा आ जाती है। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए उनको, आर्थिक रूप से उनके खर्च के लिए न दिए जाए पैसे वगैरह, या उनके उपयोग की वस्तुएं न दी जाए, या समाज से उनका बहिष्कार किया जाए, समाज में मिलने जुलने न दिया जाए। और ये घरेलू हिंसा तभी होगी जब घर के सदस्यों द्वारा, परिवार के सदस्यों द्वारा की जाएगी, नातेदारों द्वारा की जाएगी, स्वयं के परिवार के नातेदारों द्वारा की जाएगी, तभी वह घरेलू हिंसा मानी जाएगी। तो महिला का किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन उत्पीड़न जो है वो सब क्या आएगा, घरेलू हिंसा से के तहत आएगा। इसमें पीड़ित या व्यथित कौन हो सकता है? पीड़ित कौन हो सकता है? पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? उद्देश्य तो समझ में आ गया। अब पीड़ित कौन होगा? पीड़ित व्यक्ति कौन होगा? पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति लिखा मिलेगा। पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति। व्यथित कौन होगा? व्यथित कौन होगा? तो इसमें कौन होगा पीड़ित या व्यथित? महिला ही होगी। कौन होगा? कोई महिला ही होगी। इस अधिनियम के तहत पीड़ित कौन होगा? कोई महिला ही होगी। कोई पुरुष इसके तहत नहीं आएगा। कौन आएगा? महिला ही आएगी। कोई महिला ही पीड़ित होगी। और कैसी महिला? ऐसी महिला जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में रह रहे हो। घरेलू महिला ही आएगी, मतलब जो जान पहचान के हैं, अपने हैं, उनके बीच में हुई हिंसा ही इस एक्ट के दायरे में आएगी। किसी अनजान अपरिचित व्यक्ति के साथ कोई घटनाएं जो होंगी वो दूसरे अधिनियम के तहत चली जाएंगी, आईपीसी के तहत या और किसी अधिनियम के तहत चली जाएंगी। लेकिन घरेलू हिंसा के तहत कौन आएंगी? जब कोई नातेदारी वाला, अपना स्वयं के नातेदारी या साझी गृहस्थी में निवास करने वाला व्यक्ति इस तरह की घटना करेगा, इस तरह की हिंसा करेगा, वही इसमें क्या आएंगे इसके तहत। तो इसमें 3 तरह के रिश्ते आ सकते हैं। 3 तरह से महिलाओं के रिश्ते आते हैं। पहले क्या? रक्त जनित। रक्त जनित में क्या आते हैं? जिनसे ब्लड रिलेशन हो। ब्लड रिलेशन हो, कैसे हो गए? जैसे माँ बेटा, माँ बेटा, माँ बेटा। इसमें पीड़ित कौन होगा? माँ होगी। पीड़ित कौन होगा? माँ होगी। बेटे के द्वारा अगर माँ पे कोई अत्याचार किया जा रहा है तो ये रक्त जनित रिश्ते में माँ बेटा हो गए, मतलब पीड़ित कौन हो गई? माँ हो गई। पिता पुत्री, पिता पुत्री, तो इसमें पीड़ित कौन हो गया? पुत्री हो गए, क्योंकि पहले ही लिख दिया गया कि कोई महिला
महिला ही पीड़ित होगी। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, तो इसमें पीड़ित कौन हो गए? बहन हो गए। रक्त जनित रिश्ते में जैसे चाचा भतीजी भी आ जाएंगे, चचेरे भाई, मौसेरे भाई, ये सब भी आ जाएंगे, तो ये रक्त जनित रिश्ते हो गए। फिर विवाह जनित रिश्ते, दूसरा क्या आते हैं? विवाह जनित रिश्ते। विवाह जनित, विवाह जनित रिश्ते क्या हो गए? जैसे ससुर बहू, ससुर बहू, पीड़ित कौन हो गए? बहू, ससुर बहू। पति पत्नी, पति पत्नी, पीड़ित कौन हो गए? पत्नी हो गई। तो ये क्या है? विवाह जनित रिश्ते। फिर तीसरे तरह के रिश्ते कौन से आते हैं? दत्तक या गोद लिए हुए रिश्ते, गोद भी लेते हैं, तो तीसरे तरह के रिश्ते कौन आते हैं? दत्तक या गोद लिए हुए रिश्ते। इसमें कौन आ जाएगा? पिता पुत्री, जो पिता किसी बेटी को गोद लेगा तो इसमें भी पीड़ित कौन हो जाएंगे? पुत्री हो जाएगी, पिता पुत्री, गोद ली हुई पुत्री। इसमें कौन पुत्री आ रही है? गोद ली हुई पुत्री आ रही है। तो ये तीन तरह से इसमें रिश्ते आते हैं, एक रक्त संबंध वाले, फिर एक विवाह से बने हुए रिश्ते, और तीसरे जो आते हैं वो दत्तक या गोद लिए हुए रिश्ते आते हैं इस एक्ट के तहत। फिर घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था? 13 सितंबर। कब पारित किया गया था? 13 सितंबर 2005 को पारित कब हुआ? 13 सितंबर 2005 को। फिर ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? राजपत्र में 17 सितंबर 2006 को, 17 सितंबर 2006 को। और लागू कब से हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। इसमें कुल 37 धाराएं हैं। धाराएं कितनी हैं? धाराएं 37 हैं। अध्याय कितने हैं? 5 हैं, 5 अध्याय। तो कुल 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं। इसमें कुल 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं। अब इसके धारा 1 पे चलते हैं। अधिनियम संख्या, अधिनियम संख्या वैसे ही बताया जा चुका था, सभी अधिनियमों का एक साथ बता दिया गया था। तो अब इसके धारा 1 पे चलते हैं। धारा 1 क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। धारा 1 क्या कहती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो संक्षिप्त नाम पहला चीज क्या लिया गया? संक्षिप्त नाम। तो क्या है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। विस्तार देखा जाए तो जब ये 26 अक्टूबर 2006 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, तब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में था। उस समय क्या था? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में था। अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद कहां है इसका विस्तार? संपूर्ण भारत में।
31 अक्टूबर 2019 के बाद क्या है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। फिर तीसरा चीज क्या दिया गया है, प्रारंभ। तो प्रारंभ क्या माना जाएगा, जो भारत सरकार राजपत्र द्वारा अधिसूचित करे, मतलब 26 अक्टूबर 2006 से ये प्रारंभ हुआ था। तो पहली धारा में 3 चीजें दी हुई हैं, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ के बारे में दिया गया है। फिर धारा 2 लगभग सभी अधिनियमों में सेम होती है, परिभाषाएं होती हैं। धारा 2 में लगभग सभी अधिनियमों में क्या है, पहली धारा में सब में लगभग यही होता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरी में क्या होता है, परिभाषाएं होती हैं। तो इसमें कई परिभाषाएं दी हुई हैं, लेकिन अपने को कुछ परिभाषाएं ही देखना है। कुछ परिभाषाएं देखना है, जैसे 2A में क्या दिया है, व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। 2A में क्या दी गई है, व्यथित व्यक्ति। तो व्यथित व्यक्ति कौन होगा, व्यथित व्यक्ति ऐसी महिला होगी जो प्रत्यार्थी द्वारा, प्रत्यार्थी मतलब जो अत्याचार करने वाला है, प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू नातेदारी में रही हो, घरेलू नातेदारी में रही हो, कोई बाहरी महिला नहीं होगी, घरेलू नातेदारी की महिला ही इसमें व्यथित महिला होगी। और किसके घरेलू नातेदारी में, अत्याचार करने वाले प्रत्यार्थी व्यक्ति के घरेलू नातेदारी में आती हो, वही महिला क्या है, व्यथित महिला की श्रेणी में आएगी। डायरेक्ट में देख कर लेना। फिर उसके बाद 2B में क्या दिया गया है, बालक। 2B में क्या दिया गया है, बालक। बालक के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आएगा जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो। 2B में क्या दिया गया है, बालक दिया गया है। और कैसा बालक, बालक किसको माना जाएगा, जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो। इसके अंतर्गत चाहे उसका खुद का पुत्र हो, चाहे सौतेला पुत्र हो, या गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र भी आता है। तीनों तरह के आ जाएंगे, खुद का भी, सौतेला भी और गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र भी आ जाएगा। फिर देखते हैं 2E को। 2E में क्या दिया गया है, घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में क्या बताया गया है, घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसी रिपोर्ट जो व्यथित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत से संबंधित की गई हो, ऐसी रिपोर्ट इसमें आएगी घरेलू घटना रिपोर्ट में, जो व्यथित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की किसी शिकायत के बारे में की गई हो। घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू घटना रिपोर्ट के बारे में बताया गया है, जो व्यथित व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त के बारे में की गई हो। फिर आता है 2F। 2F में क्या है, घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी में कौन आएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साझी गृहस्थी में रहता हो, मतलब एक ही घर में, एक ही गृहस्थी में एक समय में रहता हो। इसमें संयुक्त परिवार होते हैं, तो चाचा चाची, दादा दादी, बुआ वगैरह भी, ये भी सब आ सकते हैं। तो एक साथ किसी साझी गृहस्थी में रहते हो या रह चुके हो, मतलब पहले रहते रहे हो, अलग अलग हो गए हो, वो भी क्या आएंगे, घरेलू नातेदारी में आएंगे। इसमें विवाह के द्वारा बनाई गई नातेदारी भी आएगी, दत्तक ग्रहण के द्वारा बनाई गई नातेदारी भी आएगी। तो विवाह के द्वारा बनाई गई नातेदारी और दत्तक ग्रहण के द्वारा बनाई गई नातेदारी भी
आएगी। मतलब इसे विभाजित परिवार के रूप में, विभाजित परिवार, अविभाजित परिवार के रूप में एक साथ रहने वाले सभी व्यक्ति इसमें आएंगे घरेलू नातेदारी में। फिर अगला है 2G। 2G में किसको बताया गया है? घरेलू हिंसा को बताया गया है। घरेलू हिंसा के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा का वही अर्थ होगा जो धारा 3 में बताया गया है, जो धारा 3 में बताया गया है। शुरुआत में जो उद्देश्य में बताए हैं वही धारा 3 में बताया गया है, वही घरेलू हिंसा। तो भी आगे धारा 3 में भी उसको पढ़ना है। फिर 2H। 2H में किसको बताया गया है? दहेज को। और दहेज के बारे में क्या लिखा गया है कि दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में जो दहेज की परिभाषा दी गई है वही दहेज माना जाएगा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पढ़ चुके हो कि दहेज क्या है? विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात दी गई कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति या वस्तु क्या है? दहेज की श्रेणी में आएगा। तो 2H में किसको दिया गया है? दहेज के बारे में दिया गया है। फिर देखते हैं 2Q, बाकी छोड़ देते हैं। 2Q के बारे में देखते हैं, प्रत्यार्थी के बारे में। प्रत्यार्थी के बारे में बताया है। तो प्रत्यार्थी कौन होगा? ऐसा वयस्क पुरुष जो व्यथित के द्वारा घरेलू नातेदारी से जुड़ा हो। व्यथित व्यक्ति मतलब जिसके ऊपर अत्याचार किया गया हो, और प्रत्यार्थी मतलब जिसने अत्याचार किया हो। सरल भाषा में समझ लो, प्रत्यार्थी कौन है? जिसने अत्याचार किया। व्यथित व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, वही क्या है? प्रत्यार्थी है। अब उसकी भाषा में, डायरेक्ट की भाषा में बहुत लंबा चौड़ा दे दिया जाता है। तो प्रत्यार्थी कौन है? वही व्यक्ति जिसने अत्याचार किया है। फिर धारा 3। धारा 3 क्या बताती है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। धारा 3 क्या बताती है? घरेलू हिंसा की परिभाषा के बारे में बताती है। घरेलू हिंसा क्या है? अभी इसके उद्देश्य में पढ़े कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत क्या आएगा? मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाना। मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाना, या ताने देकर अपमानित करना। ताने देकर अपमानित करना, जो कि सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। चाहे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हो, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से आर्थिक कष्ट भी दिया जा रहा हो, या उसको ताने मारे जा रहे हो, ताने मारे जा रहे हो, ये सब क्या आएंगे? घरेलू हिंसा के दायरे में आएंगे। तो धारा 3 में यही बताया गया है। फिर वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा बता दिया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्यार्थी का कोई कार्य, आचरण घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह व्यक्ति का शारीरिक दुरुपयोग, मानसिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कार्य करता है। तो सब क्या हो जाएंगे? शारीरिक मतलब घरेलू हिंसा हो जाएंगे। फिर दहेज के लिए उत्पीड़न करना भी क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। फिर अपने आचरण द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उसके संबंधित व्यक्तियों को धमकी का प्रभाव रखना, ये भी क्या होगा? घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। धमकी देना भी
भी क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। फिर पीड़ित व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना पीड़ित व्यक्ति को, ये भी क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो इतना समझ लो, घर के अंदर पारिवारिक नातेदारी के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के ऊपर किसी भी तरह का, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी तरह का अत्याचार किया जाता है तो क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। फिर धारा 4, अगली धारा आती है धारा 4, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना। धारा 4 क्या बताती है, संरक्षण अधिकारी के बारे में। संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना। संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन भी है, उसकी शक्तियों और कार्यों का वर्णन इसमें बताया गया है। तो क्या है, इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना, धारा 4 क्या कहती है कि घरेलू हिंसा की सूचना पीड़ित व्यक्ति कौन है, महिला द्वारा या अन्य के द्वारा भी संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है। या तो स्वयं महिला दे सकती है या उसकी तरफ से कोई भी अन्य व्यक्ति दे सकता है। जैसे पड़ोसी बार बार देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई इस तरह की घटना हो रही है, तो वो भी संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है और उसके बारे में सूचना दे सकता है। और क्या होता है, वो सद्भाव पूर्वक सूचना दे रहा, सद्भाव पूर्वक वो क्या कर रहा है, जानकारी दे रहा है। वो किसी विरोध के भाव से नहीं, वो सद्भाव पूर्वक की इस तरह की घटना ना हो, सद्भाव पूर्वक जानकारी दे रहा है। और उसकी द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत भी हो जाती है, उसके द्वारा दी गई जानकारी अगर गलत भी होती है, उसको ऐसा लगता है कि घटना होने वाली है और उसने जानकारी दे दी। बाद में जब संरक्षण अधिकारी आता है और देखता है कि कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, गलत भी हो जाती है, तो उसने क्या किया था, सद्भाव पूर्वक दिया था, घटना को रोकने के लिए दिया था। इसलिए उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिविल या न्यायिक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की जाएगी। फिर धारा 5 क्या बताती है, पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। धारा 5, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। जब कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, सेवा प्रदाता क्या होंगे, जो एनजीओ या समाज सेवी संगठन इस क्षेत्र में महिलाओं के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे, सेवा प्रदाता की श्रेणी में आएंगे। तो पुलिस अधिकारी द्वारा, संरक्षण अधिकारी द्वारा या सेवा प्रदाता द्वारा मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा का परिवार प्राप्त होता है, तो उनका कर्तव्य क्या होगा, उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो व्यथित व्यक्ति को निम्न प्रकार
की जानकारी देंगे। तो पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इस तरह की किसी घटना की जानकारी मिलती है तो वो व्यथित व्यक्ति को जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको कुछ जानकारियां प्रदान करेंगे। जैसे सेवा प्रदाताओं की सेवा की उपलब्धता के बारे में जानकारी, वो बताएंगे कि आपके क्षेत्र में कौन सा समाज सेवी संगठन, कौन सा सेवा प्रदाता संगठन इस तरह के काम कर रहा है, आप उससे जाके मिल सकते हैं। तो सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता की जानकारी देगा। फिर संरक्षण प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता के बारे में, संरक्षण अधिकारी के बारे में जानकारी देगा कि आपके क्षेत्र में कौन संरक्षण प्रदाता है, कौन संरक्षण आपको देगा, किससे आप मिल सकते हैं। फिर निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार के बारे में बताया जाएगा। और निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार किसमें दिया गया है? आईपीसी में दिया गया है। आईपीसी की धारा 498 ए में दी गई है। हर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार किसमें दिया गया है? आईपीसी में दिया गया है। तो निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार के बारे में बताएंगे कि अगर आप वकील नहीं कर सकते हैं तो आपको निःशुल्क वकील की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सारी जानकारी देंगे। फिर धारा 6 आश्रय गृह के कर्तव्य। धारा 6 क्या है? आश्रय गृह के कर्तव्य। आश्रय गृह क्या है? जो आश्रम वगैरह चलते हैं, हॉस्टल वगैरह, पीजी वगैरह चलते हैं, जैसे पीजी चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं या आश्रम चलते हैं, धर्मशालाएं चलती हैं, तो वो सब क्या है? आश्रय गृह है। तो आश्रय गृह के बारे में इसमें जानकारी, उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जैसे कोई पीड़ित महिला है तो अत्याचार कहाँ हो रहा है? घर में हो रहा है, अत्याचार घर में हो रहा है। और क्या होगा जब घर में अत्याचार होगा, वो उसकी रिपोर्ट कर दी, कोर्ट तक केस पहुंच गया, तो घर में रहने पे उसको खतरा महसूस हो रहा है, तो संरक्षण अधिकारी से बात कर सकती है। और संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? आश्रय गृहों को निर्देश देगा उसके रहने की व्यवस्था करने का। संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? आश्रय गृहों को निर्देश देगा कि उसको आश्रय उपलब्ध कराने का, और उसे आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। आश्रय गृह के द्वारा क्या किया जाएगा? उसको आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा। अगर कोई महिला घर पे नहीं रहना चाह रही है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लगता है कि घर पे रहने पे हमें खतरा है, तो संरक्षण अधिकारी आश्रय गृहों को निर्देश देगा और आश्रय गृह उसके लिए आश्रय उपलब्ध करवाएगा। धारा 6 में बताया गया है। फिर धारा 7 इसमें क्या बताया गया है? चिकित्सकीय सुविधा के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? चिकित्सकीय सुविधा के बारे में बताया गया है। तो जैसे कोई पीड़ित महिला है, उसके साथ मारपीट हुई, उसके चोट आई, तो क्या करेगा संरक्षण अधिकारी? उसको उस क्षेत्र का जो चिकित्सा अधिकारी होगा उसके माध्यम से चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा उस क्षेत्र में। फिर धारा 8 है। धारा 8 क्या बताती है? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। और एक जिले में एक से ज्यादा भी कर सकता है। कितने भी कर सकता है। जिले के स्थिति के आधार पे क्या करेगा? राज्य सरकार
संरक्षण अधिकारी की नियुक्त, कितने भी संरक्षण अधिकारी की नियुक्त कर सकता है। और जहां तक संभव हो सकेगा तो महिला को ही संरक्षण अधिकारी बनाया जाएगा। पुरुष भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता किसको दी जाएगी? महिला को। अगर महिला उस योग्य नहीं उपलब्ध हो पाती है तब पुरुषों को बनाया जा सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो सकेगा तो किसको बनाया जाएगा? महिलाओं को ही बनाया जाएगा। फिर धारा 9 संरक्षण अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा 9 में किसको बताया गया है? संरक्षण अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य। संरक्षण अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य के बारे में धारा 9 में बताया गया है। तो इनके क्या कर्तव्य होंगे, क्या काम होगा? तो किसी भी मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन करने में सहायता देना। तो पहला काम क्या होगा कि जो मजिस्ट्रेट है इस अधिनियम के अधीन काम कर रहा है तो उसको अपना काम करने के लिए सहायता प्रदान करना। फिर दूसरी चीज, मजिस्ट्रेट को किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर घरेलू घटना की रिपोर्ट की प्रतियां पुलिस अधिकारी और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाता को भेजना, निर्देशित करना। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की घटना की रिपोर्ट के बारे में आदेश जारी किया गया तो उसके प्रतियां किसको? उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और सेवा प्रदाता के पास प्रेषित करना। ये फिर उसका कर्तव्य होगा। फिर तीसरी चीज यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सुनिश्चित करना भी क्या होगा? संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होगा। क्या लिखते में नहीं मिल रहा? क्या क्रम आगे पीछे हो सकते हैं। फिर अगला कर्तव्य क्या होगा? सभी सेवा प्रदाताओं को जो मजिस्ट्रेट के अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में विधिक सहायता, परामर्श दाता या आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उन सबकी एक लिस्ट तैयार करके रखना। तो उस क्षेत्र में आने वाले, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे सेवा प्रदाता हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे आश्रय गृह हो, सबकी एक लिस्ट बना के रखना, जरूरत पड़ने पे पीड़ित व्यक्ति को सौंपी जा सके। अब धारा 10 आती है। धारा 10 क्या बताती है? सेवा प्रदाता के बारे में बताती है। अभी तक सेवा प्रदाता पढ़ते आ रहे हो तो सेवा प्रदाता के बारे में किसमें बताया गया है? धारा 10 में। तो कोई भी शैक्षिक संगठन, सेवा प्रदाता कौन होगा? कोई भी शैक्षिक संगठन, कोई भी कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, कोई भी शैक्षिक संगठन, कोई भी कंपनी जो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, वो राज्य सरकार के द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन करवा सकते हैं। तो कोई भी संगठन हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकता है जो महिलाओं के हितों में काम करता हो, वो सेवा प्रदाता के रूप में अपना पंजीयन करवा सकता है। फिर धारा 11 क्या बताती है? सरकार के कर्तव्य। धारा 11 में क्या बताया गया है? सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। सरकार के कर्तव्य क्या होते हैं? इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करना।
धारा 11 सरकार के कर्तव्य। सरकार के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो सरकार क्या करेगी? इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करे, समीक्षा करे और इससे संबंधित निर्देश जारी करे। क्या है कि कोई भी कानून बनता है तो सबको इसकी जानकारी नहीं होती है, तो समय समय पे सरकार को का ये कर्तव्य होगा कि मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह की मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, प्रिंट मीडिया हो, किसी भी माध्यम से इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, लोगों में जागरूकता लाए इस अधिनियम के प्रति, वो सरकार का कर्तव्य होगा। फिर धारा 12 में क्या बताई गई है? मजिस्ट्रेट कोई भी व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति स्वयं कर सकता है, उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, या संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के अधीन क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत करेगा, मजिस्ट्रेट को न्याय प्राप्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। तो कोई भी कर सकता है, व्यथित व्यक्ति स्वयं कर सकता है या उसकी ओर से कोई भी कर सकता है। और क्या करेगा मजिस्ट्रेट? ऐसी सूचना प्राप्ति के 3 दिन के भीतर, 3 दिन के भीतर क्या करेगा? दोनों पक्षों को हाजिर होने हेतु संरक्षण अधिकारी को निर्देशित करेगा। इसमें 3 दिन के अंदर दोनों पक्षों को हाजिर करने के लिए संरक्षण अधिकारी को निर्देशित करेगा और मामले का निष्पादन, मामले की पूरी सुनवाई 60 दिन के अंदर पूरी कर ली जाएगी। तो मजिस्ट्रेट को जिस दिन से आवेदन प्राप्त हुआ उससे 60 दिन के भीतर पूरी सुनवाई कर ली जाएगी और आवेदन प्राप्ति के 3 दिन के अंदर क्या किया जाएगा? दोनों पक्षों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। धारा 13 सूचना की तामील। धारा 13 सूचना की तामील। सूचना की तामील के बारे में क्या होता है? तो जैसे धारा 12 के अधीन जो सुनवाई की तारीख नियत की गई है, धारा 12 में क्या की गई? सुनवाई की तारीख नियत की गई, उसकी सूचना क्या की जाएगी? संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी और संरक्षण अधिकारी क्या करेगा? प्रत्यार्थी को देगा। क्या करेगा? प्रत्यार्थी व्यक्ति। प्रत्यार्थी कौन है? अत्याचार करने वाला, जिसके ऊपर अत्याचार का आरोप लगा है, और निर्देशित किया जाएगा कि वो 2 दिन की अवधि के अंदर क्या करे? मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे, तो सूचना की तालीम करवाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित होने के 2 दिन के भीतर सूचना की तामील की जाएगी, क्योंकि तीसरे 3 दिन के अंदर तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना है, इसलिए सूचना की तामील मतलब सूचना कितने दिन के अंदर दे दी जाएगी? 2 दिन के अंदर दे दी जाएगी। फिर धारा 16, अब 14-15 छोड़ देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 16 में चलते हैं। धारा 16 में क्या है? कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना।
कार्रवाइयों का बंद कमरे में किया जाना। तो इस अधिनियम के तहत जो भी कार्रवाई होगी, जितने भी मामले होंगे, तो यथासंभव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसी कार्रवाई एकांत में बंद कमरे में ही सुनवाई करेगा। इस तरह की सुनवाई मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एकांत में या बंद कमरे में ही करेगा, खुले न्यायालय में नहीं करेगा। फिर धारा 18, अगला क्या है, धारा 18 संरक्षण आदेश। धारा 18 संरक्षण आदेश। संरक्षण आदेश क्या है, इस मजिस्ट्रेट क्या करेगा, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी व्यक्ति, प्रत्युत्तरदाता मतलब जो उत्तर देने आया है, कि सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के बाद क्या करेगा, उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। और क्या कर देगा, प्रत्युत्तरदाता मतलब अत्याचार करने वाले पे कुछ आदेश पारित करेगा। क्या आदेश पारित करेगा, कि घरेलू हिंसा के किसी कार्य को ना करे, घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को करना निषिद्ध करेगा। फिर घरेलू हिंसा के कार्यों को कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरित करने को भी निषिद्ध करेगा। घरेलू हिंसा के चाहे कार्य कर रहा हो या करने में मदद कर रहा हो या दुष्प्रेरित कर रहा हो, उसको उकसा रहा हो करने के लिए घरेलू हिंसा को, तो इन सबको निषिद्ध करेगा। फिर व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान पे प्रवेश करने पे रोक लगाएगा। जो पीड़ित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, जहां वो काम करता है, चाहे कोई कारोबार कर रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, तो ऐसे स्थान पे प्रत्यार्थी व्यक्ति के जाने पे रोक लगाएगा कि वहां पे नहीं जाओगे। यदि व्यथित व्यक्ति क्या है, बालक है, यदि व्यथित व्यक्ति क्या है, बालक है, जैसे किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उसका कोई 18 साल से कम उम्र का बालक है, तो वो भी व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। तो बालक है तो जिस विद्यालय में या जिस स्थान पे ज्यादातर रहता है, तो वहां आने जाने पे प्रत्यार्थी को रोक लगा दी जाएगी। तो व्यथित व्यक्ति बालक है तो वो ऐसे स्थान पे नहीं जा सकेगा। फिर ऐसा कोई भी कार्य, कोई भी अन्य कार्य जो संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट किया जाए, सब कर सकता है। मतलब किसी भी तरह के उस पर रोक लगाई जा सकती है व्यथित व्यक्ति की रक्षा के लिए। अब फिर धारा 20, धारा 20 धनीय अनुतोष के बारे में बताया गया है। धारा 20 में क्या बताया गया है, धनीय अनुतोष। धनीय अनुतोष, धनी अनुतोष के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और उसकी संतान को नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए धन संबंधी अनुदेश प्रत्युत्तरदाता से करवाएगा। मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, कोई महिला जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है या उसके बालक को जो नुकसान हुआ है घरेलू हिंसा से, उसकी भरपाई किसके द्वारा आदेश करवाया जाएगा, जिसने अत्याचार किया है। न्यायालय आदेश देगा कि तुम इसे इतने रुपए का भुगतान करो, इसका ऐसा नुकसान हुआ है तुम्हारी हिंसा के द्वारा। वही क्या है, धनीय अनुतोष। फिर धारा 22, धारा 22, धारा 22 क्या बताती है, अपमान या प्रतिकार
अपमान या प्रतिकार का दावा। मान हानि, हाँ, जैसे उसके मान में किसी तरह के हानि, जब इस तरह की हिंसा करेगा उसके सामाजिक, जैसे वहाँ सामाजिक शब्द आया था शुरुआत में ही उद्देश्य में परिभाषा में कि सामाजिक हिंसा, तो सामाजिक हिंसा से क्या होगी, उसके मान में हानि होगी, वो ही प्रतिकार है। तो इसके अंतर्गत महिला क्या कर सकती है, अपने अपमान के मान हानि का दावा कर सकती है कि हमारा अपमान हुआ है, इससे हमारे समाज में हानि हुई है, उसका वो दावा कर सकती है। फिर धारा 23, मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति। धारा 23, मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति। तो इसमें क्या होगा, जैसे मजिस्ट्रेट ने कोई आदेश दिया, सत्यार्थी को कोई आदेश दिया न्यायालय में प्रस्तुत होने का, और वो न्यायालय के आदेश के बाद भी क्या होता है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता है, अपने पक्ष में और जवाब रखने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है, तब क्या करेगा, न्यायालय एक तरफा क्या कर देगा, आदेश जारी कर देगा, उसके पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक तरफा आदेश जारी कर देगा अगर वो प्रस्तुत नहीं। पेशी वगैरह नहीं जाता। हाँ, जैसे क्या हुआ, व्यथित व्यक्ति ने क्या किया, केस दायर किया, और न्यायालय ने क्या किया कि उसको, जिसने अत्याचार किया उसको नोटिस भेजा न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए, और वो न्यायालय में नहीं आता है, ना अपने पक्ष में कोई बात रखने के लिए किसी को भेजता है, तब क्या करेगा न्यायालय, एक पक्षी कार्रवाई करके इसके पक्ष में, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में आदेश जारी कर देगा। धारा 13 में यही बताया गया है। फिर धारा 25, धारा 25, धारा 25 में क्या बताया गया, न्यायालय को अपना आदेश वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार। न्यायालय को अपना आदेश वापस लेने या उसमें महिला की स्थिति बदल जाती, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, अब वो क्या करती है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उन्हीं के साथ रहने लगती है। अब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अब उसको सम्मान मिलने